हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हमारे किसी सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया था एक टेस्टी बाइट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, और मैं खुद भी सोच रहा था क्योंकि कंपनी में मुझे बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अच्छी लग रही थी, इसके चार्ट पैटर्न्स के बिजनेस, तो उसके बारे में मैं डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, सो बेयर विथ मी, क्योंकि अगर मैं छोटी वीडियो बनाता तो आपको पूरी तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिल पाती, तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए वो आपके लिए अच्छा नहीं होता, मैं उसमें कुछ आपको सिखा भी नहीं पाता। दैट्स वाई वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना, क्योंकि आपको हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप मिस कर दो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसके बिजनेस एनालिसिस करेंगे, और बिजनेस में स्वॉट एनालिसिस करेंगे। स्वॉट क्या होता है? दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट कंपनी के ऊपर क्या हो सकते हैं। उसके बाद सेकेंड, इसके फिनेंशियल ओवरव्यू देखेंगे, कैसे इसके बैलेंस शीट है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स हैं इसके, क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न्स है इसके प्रमोटर के, क्या कितने पब्लिक के पास है वो देखेंगे। एंड थर्ड, इसका हम लोग अल्टीमेटली टेक्निकल चार्ट एनालिसिस करेंगे। उसमें हम लोग ए, दैट इज़ आपका एंट्री क्या होने वाला है, बी आपके टारगेट क्या रहने वाला है, एंड सी इफ़ इन केस अगर आपको स्टॉप लॉस अगर लेना चाहते हैं तो आपका वो क्या होने वाला है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा बात किए बिना। तो टेस्टी बाइट्स ये कंपनी जो है ये क्या करती है, आप सबको थोड़ा बहुत पता होगा। अगर नहीं पता है तो ये जो है एथनिक फूड, नेचुरल जो पैकेजिंग फूड होते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, रेडी टू सर्व होते हैं, वैसे फूड आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो ये रेडी टू ईट और रेडी टू सर्व फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। तो क्या है ये? सॉसेजेस, मील, फ्रोजन फूड, बहुत सारे फूड आपको स्क्रीन पे जो भी दिख रहे हैं यहाँ पे, आप इसके वेबसाइट पे आके इसके प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं। तो आप सबको ये मैकैम के जो चिप्स होते हैं या फ्रेंच फ्राइज होते हैं, इस तरह की चीज़ें जितनी भी होती हैं, या बहुत सारी वेराइटीज़ हैं यहाँ पे फूड की, अनलिमिटेड फूड, हर तरीके के, मतलब क्या बताऊँ मैं, हर तरीके के फूड सर्विसेज जो भी फ्रोज़न फूड या फिर जो भी रेडी टू ईट होते हैं उसमें है ये। तो इसका मार्केट क्या होने वाला है आप सबको पता है, जितने भी, और इनके अगर मैं इसके बात करूं कि इनके कस्टमर्स कौन कौन है, तो वो मैं इसके नीचे आपको दिखाता हूँ आकर के। इनके कस्टमर्स भी यहाँ पे मैकडॉवेल्स, KFC सारे ही इनके कस्टमर्स हैं, तो आप डिटेल में जा कर के इनको देख सकते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि कंपनी क्या है, तो कंपनी के अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो कंपनी जो है वो मार्स ग्रुप का एक पार्ट है, जिस वजह से इनको फिनेंशियल सपोर्ट काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, उनको फिनेंशियली दिक्कत नहीं होती, वहाँ से लिक्विडिटी अच्छी तरीके से मेंटेन रहती है। उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल काफ़ी अच्छा है, तो ये अगेन एक एडवांटेज मिल जाता है। USA में इनका बिजनेस काफ़ी फैला हुआ है, और धीरे धीरे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ और डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया में भी ये धीरे धीरे अपना पैर जमा रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि इनका जो मार्केट शेयर है यूरोप में पिछले काफ़ी ज़्यादा, मतलब 2-3 सालों में इतना ज़्यादा बढ़ गया है, और एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करते हैं, यहाँ पे इस कंटिनेंट की बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इनका मार्केट शेयर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होता हुआ दिख रहा है। तीसरा यह है कि सब सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है, क्योंकि जैसे जैसे अभी हमारे जो भी डेवलपिंग नेशंस हैं उनके पॉपुलेशन वर्किंग क्लास होते जा रही हैं, वैसे वैसे आपको ये सब चीज़ों की डिमांड ज़्यादा जैसे MTR की, आप साउथ में बहुत ज़्यादा चलता है MTR, तो वो क्या करते हैं, रेडी टू ईट, रेडी टू सर्व फूड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि टाइम नहीं लगता है खाना बनाने में, डायरेक्टली आप उसको, हाफ कुक्ड रहता है, आप डायरेक्टली उसको 10 मिनट में या 5 मिनट में या 2 मिनट में भी बना सकते हैं इस फूड को। तो वैसे डिमांड, लोगों के पास टाइम कम है, तो वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद स्टडी रेवेन्यू ग्रोथ है इनका, दैट अगेन इज़ एन एडवांटेज। उसके बाद अगर चैलेंजेस की बात करते हैं, अगर वीकनेसेस की बात करते हैं कंपनी में, तो क्या है, तो कंपटीशन जो है डेवलप्ड नेशन में इनका अभी बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर है, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा ब्रांड हैं जो मैं ऐसे, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी उनका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से इनको एक हेवी कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। उसके बाद अगर बात करूँ मैं आपको, तो लेकिन हाँ, ये चीज़ इंडिया में ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ऐसे फूड ब्रांड्स नहीं हैं। साउथ में MTR बहुत ज़्यादा चलता है, बट अभी नॉर्दर्न अगर स्टेट्स की बात करते हैं, या ईस्टर्न या वेस्टर्न, तो उतना ज़्यादा अभी इनका मतलब बहुत लार्ज रूम ऑफ ग्रोथ वहाँ पे इनको है। उसके बाद अगर बात करते हैं, तो ये डिपेंड है, क्योंकि ये इनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से इनको मतलब जो भी फिनेंशियल, मतलब फॉरेन एक्सचेंजेस होती हैं, आपको सबको पता है करेंसी के रेट्स में कितना फ्लक्चुएशन होता है, जिस वजह से इनको थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ जाता है। चलिए, तो ये था इसका, मैंने स्वॉट एनालिसिस किया। उसके बाद अगर हम इसके फिनेंशियल ओवरव्यू देखें, तो फिनेंशियल ओवरव्यू हमको क्या देखने को मिलता है, तो मैंने इसका screen.in पे खोल लिया है।
चलिए, तो इसके अगर हम लोग मार्केट कैप की बात करते हैं तो 3,335 करोड़ का मार्केट कैप है, दैट इज़ अ मिड कैप कंपनी। उसके बाद स्टॉक पी आपको थोड़ा सा महंगा लग सकता है, यहाँ पे 93 का स्टॉक पी है। तो अब वैल्यूएशंस हम लोग डिटेल तय नहीं करते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस तय करते हैं, जिस वजह से इनका वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, क्योंकि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, जिस वजह से आपको थोड़ा महंगा दिख रहा है। बट स्टिल अगर मैं आपको टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और मैं उसको लॉजिक के साथ आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद ROC 18% का ROC में, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब मैनेजमेंट की जो इफिशियंसी है बहुत अच्छी है। 18% का जो कैपिटल इन्फ्यूज़ किया जा रहा है उस पर रिटर्न देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट 5 साल के एवरेज की बात करते हैं तो 26.4 का रिटर्न ऑन इक्विटी है, इन्वेस्टर को अपने पैसे पे मिला है, दैट अगेन इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद मैं फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया ओवरऑल। तो ओके देन इसका अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखें तो मार्च 2010 से 68 करोड़ से इनका रेवेन्यू बढ़ करके सीधा सीधा अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करते हैं तो 438 करोड़ का रेवेन्यू है। कितना अच्छा जंप है आप देख सकते हैं रेवेन्यू में। और सेल्स ग्रोथ अगर एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, लास्ट अगर यहाँ पे मार्च 2021 को छोड़ दिया जाए क्योंकि एक्सेप्शनल केस था, यहाँ पे पेंडेमिक आ गया था, तो ये लगभग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं है सेल्स ग्रोथ में, बट स्टेडी है। यहाँ पे आपको 15% के ऊपर 13%, 26%, 28%, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है इस पर। अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करते हैं तो 13% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। मार्जिन के ऊपर जैसे जैसे कंपनी काम करती जाएगी, मार्जिन जैसे जैसे बढ़ेगा तो वो कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे, इसके बॉटम लाइन पे ये सारी चीज़ें इफेक्ट दिखेंगी। उसके बाद अगर बात करें हम नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं 7 करोड़ से बढ़ करके नेट प्रॉफिट इनका 36 ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गया है पिछले 10 साल में, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं इसके बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में थोड़ी सी बोरोइंग्स यहाँ पे होती हुई दिख रही है, लेकिन स्टिल लास्ट फाइनेंशियल ईयर से इन्होंने ट्रेडिंग 12 मंथ्स का बोरोइंग्स मतलब कुछ कम किया, 175 करोड़ से घट करके इनका बोरोइंग 120 करोड़ हो गया है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि बोरोइंग्स कम हुआ है तो इनको इंटरेस्ट कम पे करना पड़ रहा है, तो वो अगेन वो सारी चीज़ें बॉटम लाइन प्रॉफिटेबिलिटी पे दिखेंगी, क्योंकि जो भी इनका इनकम आएगा वो सीधा सीधा इनको मतलब नेट प्रॉफिट में शो होगा, क्योंकि इंटरेस्ट इनको कम देना पड़ेगा। बट स्टिल बोरोइंग क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रही है जिस वजह से बोरोइंग से, हालांकि फाइनेंशियली इनको दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया मार्स ग्रुप का ये एक सब्सिडी है, तो उस वजह से इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। प्रमोटर का रिजर्व स्टिल बोरोइंग से ज़्यादा है, तो स्टिल अगर कंपनी को कंसीडर किया जाए तो डेट फ्री ही कंसीडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे रिजर्व्स 2012 करोड़ के हैं, वहाँ पे बोरोइंग्स 120 करोड़ का है, तो इजीली ये चुकाया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कंपनी डेट में है। उसके बाद अगर देखें तो फिक्स एसेट्स में बहुत ही अच्छा खासा जंप पिछले 2-3 को, मतलब अगर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 98 करोड़ से बढ़ करके 176 करोड़ ट्रेलिंग 12 मंथ का इनका फिक्स एसेट्स है। उसके बाद कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस भी आप देख सकते हैं, 58 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, तो जैसे ही वो वर्क इन प्रोग्रेस खत्म होगा, कंप्लीट होगा, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से दिखेंगी आपको फिक्स एसेट्स में। उसके बाद आपको मैं मेजर चीज़ शेयर होल्डिंग पैटर्न बताऊँ तो मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर्स की 74.23% का इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास मैक्सिमम शेयर होल्डिंग्स है। एफआईआईज के पास 3.44% के शेयर होल्डिंग्स हैं, एंड डीआईआईज के पास 0.69, बहुत ज़्यादा नहीं है। पब्लिक के पास यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच करके निकलता है, इन दोनों का हटा दिया जाए तो सीधा सीधा 2% अगर हटा देते हैं हम, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 19% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, तो बहुत ज़्यादा कंसर्निंग नहीं है ये चीज़। उसके बाद सीधा सीधा हम लोग अब इसके टेक्निकल चार्ट्स पे चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है स्टॉक में। ओके, तो मैंने इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम का खोल रखा है, आप सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं ये टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स पे हमें क्या ऐसी चीज़ें शो हो रही हैं जिस वजह से हमें इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि मैं अगर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूँ तो ये सिंपल सा, जिसको थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एनालिसिस आता है वो समझ जाएगा कि ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, जहाँ से स्टॉक ने 2-3 बारी रेजिस्टेंस लिया और वहाँ से ये नीचे। आप इसको जोन कंसीडर करना, क्योंकि आप जब भी इसको लाइन कंसीडर करते हो तो आप उस मतलब उस पॉइंट पे फोकस हो जाते हो, तो बहुत ज़्यादा वो चीज़ें अच्छी नहीं होती, इसलिए मैं एक जोन ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। मोबाइल में बहुत दिक्कत होता है बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, जहाँ से स्टॉक ने, आप देख सकते हैं, मैं इसको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ पे स्टॉक नीचे आ गया, यहाँ से मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर दिखें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जोन था, फिर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जोन था, 2 बार इसने रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आ गया स्टॉक। यहाँ पे जब इसको ब्रेकआउट मिला तो यही, क्योंकि एक बार जो रेजिस्टेंस होता है वापस से सपोर्ट की तरह काम करता है, तो ये लेवल इसके लिए सपोर्ट बन गया। यहाँ से स्टॉक ने सपोर्ट लिया, फिर ऊपर की तरफ इसने दौड़ लगाई। फिर उसके बाद क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। फिर उसके बाद अभी स्टिल अब ऊपर जाने के बाद इसने हाई जो लगाया था, ये हाई है आपका
इसने हाई लगाया था 21468 का, वहाँ से स्टॉक प्राइस ये नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, उस वजह से मार्केट ये शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा फॉल हो चुका है। उसके बाद जो है ये सेम रेजिस्टेंस जोन में अभी फंसा हुआ है, जो पहले रेजिस्टेंस था अब ये सेम सपोर्ट जोन में अभी फंसा हुआ है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखना ये है कि अब इस सपोर्ट को ये सस्टेन करता है, ये जो सपोर्ट जोन है इसका, अब इसको सस्टेन करके ये ऊपर चलना शुरू होता है या नहीं। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी में कोई ऐसा फंडामेंटली कोई दिक्कत नहीं है, फिनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट्स भी अभी अगर थोड़ी सी पॉजिटिविटी आती है, जो भी सेंटिमेंट से थोड़े से पॉजिटिव होते हैं मार्केट में, तो ये स्टॉक प्राइस में आपको जंप अच्छी खासी देखने को मिलेगी। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वॉल्यूम्स अच्छे अपीयर हुए हैं यहाँ पे, और दीज आर, मैं हमेशा कहता हूँ, इंस्टीट्यूशनल बाइंग से। ये देखिए यहाँ पे जो वॉल्यूम अपीयर हुआ है, तो यहाँ हैवी क्वांटिटी में बाई किया गया है, तो इस वजह से यहाँ पे अच्छे खासे आपको यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप अगर एंट्री बनाना चाहें तो स्टिल इस लेवल पे एंट्री बना सकते हैं। बट अगेन मैं कहूँगा, जब भी आपको एक बुलिश पैटर्न या अगेन वॉल्यूम में आपको इंक्रीज देखने को मिले, जब भी मार्केट सेंटीमेंट्स थोड़ा भी पॉजिटिव होता है, तो आप इसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है, तो स्टॉप लॉस आप इस पॉइंट के नीचे, ये जो रेजिस्टेंस जोन मैंने बनाया है, तो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ। तो आप इस लेवल के नीचे आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस लेवल के नीचे, दैट इज़ 11957 के नीचे एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। टारगेट्स मैं इसका ऑल टाइम हाई का टारगेट दूंगा, लेकिन स्टिल फर्स्ट टारगेट की अगर आप बात करें तो फर्स्ट टारगेट मैं छोटा देने वाला हूं। तो फर्स्ट टारगेट ये रहने वाला है, क्यों? क्योंकि ये फिर से एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आपका फर्स्ट टारगेट 17078 का रहने वाला है, सेकेंड टारगेट 21648। इन परसेंटेज टर्म्स अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना निकल कर के आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो इन परसेंटेज टर्म्स अगर आप यहाँ पे पोजीशन बनाते हैं अपनी, तो आपको सीधा सीधा बहुत ही बढ़िया वाला आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप फर्स्ट लेवल का भी देखते हैं तो 25% का सीधा सीधा गेन है आपको फर्स्ट टारगेट, एंड सेकंड टारगेट इज़ मोर देन 60% ही होगा मुझे पता, ओके 65% का अगर आप यहाँ पोजीशन बनाते हैं तो 65% का आप सीधा सीधा पोटेंशियल गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो यही था हमारा आज का स्टॉक। मैंने आपको समझाया टेक्निकल चार्ट्स पे भी बहुत ज़्यादा इसमें RSI ये वो 10 तरह के इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक में जब भी मोमेंटम आएगा, ऑल्दो अगर आप चाहते हैं मैं RSI लगाऊं तो वो भी मैं लगा के आपको बता देता हूं। तो चलिए RSI लगाते हैं। RSI पे क्या शो हो रहा है हम देखेंगे। ओके, तो RSI अभी कितने पे है, तो RSI पे ये अभी ओवरसोल्ड जोन में 50 से भी नीचे इसका RSI है। तो ये यहाँ पे दिखा रहा है कि भी यहाँ पे मोमेंटम नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था आपको RSI अगर 60 के ऊपर जाता है तो आप इसमें, हालांकि ज़्यादा इस सब चीज़ों को आपके लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस सब कुछ है, उससे ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो भी मार्केट सेंटीमेंट्स आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल जाएंगी। तो दिस इज इट फॉर टुडे, एंड अगर आपकी कोई क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं हमें, एंड आपको कोई सवाल पूछना है, एंड प्लीज़ इतने एफर्ट्स के बाद एक लाइक तो बनता है, और आप एक लाइक करेंगे तो उससे हमें बहुत ज़्यादा एक एप्रिशिएशन मिलता है कि हम ऐसी वीडियोस और ला सकें आपके लिए। और आप जो भी बोलेंगे, जैसे भी बोलेंगे, जिस भी स्टॉक के बारे में कन्फ्यूजन होगा, मैं उस पर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए गुड बाय।